हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग नीट में आने वाले टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो रिप्रोडक्शन यूनिट है फ्रॉम जूलॉजी, उसमें जो टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट प्रोबेबल जो MCQ है उसको करेंगे। देखिए, इस वीडियो लेक्चर के बाद आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा एंड कैसे क्वेश्चंस को बनाना है, किस अप्रोच के साथ हम लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना फ्रॉम रिप्रोडक्शन यूनिट। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन डिफर फ्रॉम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोलते हैं, ठीक है, या फिर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बनने के लिए क्या क्या कैरेक्टर्स होना चाहिए उस ऑर्गन के पास। देखिए अगर हम लोग बात करें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बनने के लिए दो कैरेक्टर होना चाहिए। पहला कि वो गैमेटोजेनेसिस करना चाहिए, मीन्स गैमेट्स का फॉर्मेशन करना चाहिए। एंड मेल के केस में जो गैमेटोजेनेसिस है वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है एंड फीमेल के केस में oogenesis। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बनने के लिए जो पहला कैरेक्टर है वो गैमेट्स का फॉर्मेशन करना चाहिए। एंड सेकेंड कैरेक्टर फॉर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो क्या होता है, सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन, है ना। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा वो सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन भी करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है ना, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन डिफर फ्रॉम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा, दे प्रोड्यूस गैमेट्स, बिल्कुल सही है, एंड दे सिक्रीट ऑल्सो सेक्स हार्मोन्स, ये भी सही है। दे आर कंसर्न्ड विद द कंडक्शन ऑफ गैमेट्स, है ना। देखिए कंडक्शन ऑफ गैमेट्स, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है ना वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हम लोग का बात करें क्या होगा, तो जो आपका गैमेट्स का कंडक्शन में हेल्प कर रहा है। जैसे अगर हम लोग मेल के केस में बात करें तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टिस होता है, ठीक है, एंड फीमेल के केस में क्या होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वो ओवरी होता है, ओवरी। तो ये आपका क्या करेगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन कर देगा, टेस्टिस और ओवरी, और मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन भी कर देगा। लेकिन अब वो जो गैमेट्स है उसका जो कंडक्शन होना है, उसका जो ट्रांसपोर्ट होना है, वो कौन करवाएगा, वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन करवाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हमारा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन सी, दे आर कंसर्न्ड विद द कंडक्शन ऑफ गैमेट्स। ये स्टेटमेंट सेकेंडरी ऑर्गन्स के बारे में बता रहा है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बता रहा है। बाकी का आप अगर ए, बी और सी देखेंगे तो ये कंप्लीटली आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी कंसिडर एज एडवांटेज ऑफ एमनियोसेंटेसिस। देखिए अगर हम लोग बात करें एमनियोसेंटेसिस का, तो एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, तो इसमें जैसे मान लीजिए ये एम्ब्रियो है, ठीक है। अब एम्ब्रियो इज सराउंडेड बाय, मतलब ये यूट्रस है एंड यूट्रस के अंदर इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है और यहाँ पे प्रेजेंट रहता है एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। और एमनियोटिक फ्लूइड में क्या रहता है ना, एम्ब्रियो का सेल्स रहता है। मान लीजिए जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसका सेल्स रहेगा और एम्ब्रियो का यूरिन वगैरह भी रहता है। तो ना इस एमनियोटिक फ्लूइड को हम लोग निकालकर इस एमनियोटिक फ्लूइड का एनालिसिस करके हम लोग क्या बताते हैं कि ये जो एम्ब्रियो है इसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, इसके बारे में पता करते हैं, ठीक है। ये सब एडवांटेज है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि ये जो एमनियोसेंटेसिस है इसका मिसयूज किया जाता है। क्या मिसयूज होता है इसका, तो सेक्स डिटर्मिनेशन करता है, ठीक है। एंड सेक्स डिटर्मिनेशन करेंगे, मेल और फीमेल का पता लगाएंगे, एंड अगर इन केस अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसको मार दिया जाता है, तो दैट इज फीमेल फिटिसाइड, है ना। सेक्स डिटर्मिनेशन करके इन केस अगर फीमेल है तो उस फीमेल को मार दिया जाता है, जिसको हम लोग भ्रूण हत्या कहते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट हम लोग कह सकते हैं डिसएडवांटेज है एमनियोसेंटेसिस का। एमनियोसेंटेसिस किया जाता है किसके लिए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, ये सब फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर फीमेल है, जो भ्रूण हत्या होता है, अगर फीमेल है तो उसको मार दो, तो ये इसका डिसएडवांटेज हुआ, ठीक है। तो आइए हम लोग ऑप्शन के बारे में देखते हैं। फर्स्ट है प्री नेटाल डायग्नोस्टिक, बिल्कुल सही बात है। हम लोग एमनियोसेंटेसिस से अगर बच्चे का जन्म से पहले
कोई बीमारी है तो वो हम पता लगा सकते हैं, तो ये सही है। डिटेक्शन ऑफ बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज, ये भी हम लोग पता लगा सकते हैं, ये एडवांटेज है। डिटेक्शन ऑफ कॉन्जेनाइटल डिजीज है ना, अगर बच्चे में कोई जेनेटिक डिजीज है, कोई डिफेक्ट है तो उसका पता लगाया जा सकता है। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स टू अबॉर्ट फीमेल फिटस, ये वन ऑफ द डिसएडवांटेज है, ठीक है, तो इसको हम लोग एडवांटेज में कंसिडर नहीं करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। होप आपको एमनियोसेंटेसिस का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। एंड एमनियोसेंटेसिस हम लोग क्यों करते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर ये फाइंड आउट करने के लिए, ना कि फीमेल का सेक्स डिटर्मिनेशन करने के लिए, एम्ब्रियो का सेक्स डिटर्मिनेशन करने के लिए, और अगर इनकेस अगर फीमेल है तो उसको मार देने के लिए। तो ये डिसएडवांटेज है एमनियोसेंटेसिस का। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड्स अपॉन, देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो होता है ना वो बर्थ रेट पे भी डिपेंड करता है, डेथ रेट पे भी डिपेंड करता है, एज सेक्स रेशियो पे भी डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये हमारा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फ्रुक्टोज इज प्रेजेंट इन द सिक्रीशन ऑफ, देखिए ये जो फ्रुक्टोज है ये कौन प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है सेमाइनल वेसिकल्स। ये सेमाइनल वेसिकल्स वन ऑफ द मेल एसेसरी ग्लैंड्स है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में रहता है। एंड ये जो सेमाइनल वेसिकल्स है ये फ्रुक्टोज का सिक्रीशन करता है, और ये फ्रुक्टोज क्या करता है ना, सीमेन में कंट्रीब्यूशन देता है अपना, सीमेन बनाने में, ठीक है। तो फ्रुक्टोज इज प्रेजेंट इन द सिक्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सेमाइनल वेसिकल्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, देखिए फैलोपियन ट्यूब का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है वो एम्प्यूला होता है। एंड जो एम्प्यूला है ना वो भी क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है, यानी कि स्पर्म और जो ओवम है उसका फ्यूजन कहाँ पे होता है, एम्प्यूला रीजन में होता है। एंड इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, देखिए ये सर्टोली सेल कहाँ रहता है ना, तो आपको बता दे जैसे ये टेस्टिस है, ठीक है। अब टेस्टिस के अंदर लगभग 250 कंपार्टमेंट है, उसका नाम है टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स, टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स। एंड टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना यही क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस का साइट है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह का सेल रहता है, एक रहता है स्पर्मेटोगोनिया जिसे हम लोग मेल जर्म सेल कहते हैं, एंड यही स्पर्मेटोगोनिया आगे जाकर स्पर्म बनता है, ठीक है। एंड इसी के अंदर जो दूसरा टाइप का सेल है वो है सर्टोली सेल। सर्टोली सेल को और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे इसी को हम लोग नर्स सेल भी कहते हैं, एंड इसी को हम लोग सस्टेंटेक्यूलर सेल भी कहते हैं, सस्टेंटेक्यूलर सेल। दीज आर ऑल डिफरेंट नेम्स ऑफ सर्टोली सेल। एंड ये जो सर्टोली सेल है ना ये क्या करता है, ये जो डेवलपिंग स्पर्म्स को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसको नॉरिश करती है ताकि वो जल्दी से बड़ा हो जाए, उसी तरह ये सर्टोली सेल इस डेवलपिंग स्पर्म को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है ताकि ये स्पर्मेटोगोनिया जल्दी से स्पर्म बन जाए, ठीक है। दैट्स व्हाई सर्टोली सेल इज आल्सो कॉल्ड नर्स सेल। तो देखिए इसीलिए इसका जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या लिखा है देखिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड इन देम, है ना। आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस फाइनल स्टेप होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, एंड जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना तो स्पर्म का जो हेड है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये सर्टोली सेल के अंदर एम्बेडेड हो जाता है ताकि उसको नॉरिशमेंट मिलता रहे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये फ्रॉम रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेनेरियल डिजीजेस, देखिए वेनेरियल डिजीजेस को हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी बोलते हैं या रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं, ठीक है। कॉज्ड बाई वायरस एंड कैन गेट ट्रांसमिटेड बाई ब्लड कॉन्टैक्ट ऑल्सो। तो यहाँ पे पूछ रहा ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कॉज्ड बाई वायरस एंड कैन बी ट्रांसमिटेड बाई ब्लड कॉन्टैक्ट ऑल्सो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ना वो हो जाएगा हेपेटाइटिस बी, क्योंकि ये आपका वायरस कॉज करता है एंड ये ब्लड कॉन्टैक्ट से भी ट्रांसमिट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हेपेटाइटिस बी। गोनोरिया, साइफिल्स, ट्राइकोमोनियासिस ये सब वायरस के कारण नहीं होता है, उसका कॉजेटिव एजेंट अलग है, ठीक है।
जैसे अगर हम लोग बात करें गोनोरिया का तो ये बैक्टीरिया से होता है, साइफिल्स भी बैक्टीरिया से होता है, ट्राइकोमोनियासिस प्रोटोजोवन से होता है, एंड ये हेपेटाइटिस भी वायरस से होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, है ना, ये भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है। वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। इट इंक्लूड्स, नेचुरल मेथड क्या करता है ना, वो स्पर्म और ओवम के मीटिंग को रोकता है, मीन्स फर्टिलाइजेशन को रोकता है। एंड नेचुरल मेथड के अंदर ना मेनली आपका 3 मेथड आता है। एक को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक एब्सटिनेंस, बिल्कुल सही बात है। विथड्रोवल मेथड, बिल्कुल सही बात है। लैक्टेशनल एमिनोरिया, बिल्कुल सही बात है। क्वाइटस इंटरप्टस, देखिए विथड्रोवल मेथड और क्वाइटस इंटरप्टस दोनों सेम है। ठीक है, विथड्रोवल मेथड को हम लोग क्वाइटस इंटरप्टस भी कहते हैं, एंड ये तीनों नेचुरल मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी एंड डी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर पीरियोडिक एब्सटिनेंस। देखिए पीरियोडिक एब्सटिनेंस क्या होता है ना, जैसे 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल में, है ना, हमको पता है 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ओव्यूलेशन होता है वो कब होता है, वो 14th डे में होता है। 28 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ओव्यूलेशन है वो कब होता है, ये होता है 14th डे। ठीक है, ओव्यूलेशन होता है 14th डे। तो मान लीजिए अगर 14th डे नहीं हुआ, है ना, हम लोग 3 दिन ऊपर और 3 दिन नीचे लेके चलते हैं। जैसे 14 से अगर हम लोग 3 दिन ऊपर गए तो क्या हुआ, 15, 16 और 17, और 14 से अगर हम लोग 3 दिन नीचे आए तो क्या हुआ, 13, 12, 11 एंड मान लीजिए हम लोग 10 को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये जो 10 से लेके 17 दिन का टाइम है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जो 10 से लेके 17 दिन का टाइम है, इसको हाईली फर्टाइल पीरियड कहा जाता है। मतलब इस दौरान अगर सेक्स किया जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फीमेल कंसीव कर जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, है ना। तो इस दौरान आपको क्या करना है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसको अवॉइड करना है ताकि प्रेगनेंसी ना हो, है ना, कंसीव फीमेल ना करे। तो इसी को पीरियोडिक एब्सटिनेंस कहा जाता है, मींस ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, सेक्सुअल इंटरकोर्स है, उसको अवॉइड किया जाए। तो इसी के लिए आपका ना इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। देखिए क्या है, द कपल शुड एब्सटेन फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे टू 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओव्यूलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट 10th to 17th डे ऑफ साइकिल इज फर्टाइल पीरियड व्हेन द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर हाई, ये भी बिल्कुल सही है। दिस प्रिवेंट द चांसेस ऑफ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, बिल्कुल सही बात है कि आप फर्टाइल पीरियड के दौरान अगर सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करते हैं, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इन दिस मैथड द ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर। देखिए यहाँ बैरियर नहीं आता है क्योंकि ये बैरियर मैथड नहीं है, नेचुरल मैथड है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा ये 4th हो गया, है ना, डी हमारा इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज मैक्सिमम चांसेस ऑफ फेलियर, है ना, कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन मेथड का सबसे ज्यादा चांस है कि वो फेल हो जाए। तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे जो गिवन ऑप्शंस है ना, इसमें ये जो रिदम मेथड है दैट इज नेचुरल मेथड, ये क्या है, नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो नेचुरल मेथड का फेल होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो और भी जो अलग अदर ऑप्शंस है लाइक वैसेक्टॉमी, ये सर्जिकल मेथड है, ये सर्जिकल मेथड हो गया। एंड कॉन्डोम्स क्या है, बैरियर मेथड है। एंड इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, तो ये सब का एफिशिएंसी ज़्यादा होता है ना, तो इन सब का फेलियर का चांस कम है। सबसे ज़्यादा चांस है नेचुरल मेथड के फेल होने का, तो इसका आंसर रिदम मेथड या पीरियोडिक एब्सटिनेंस हो जाएगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज प्रोजेस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, है ना। देखिए प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। एंड एंटागोनिस्ट मतलब इसके अगेंस्ट जो काम करे, एंटागोनिस्ट मतलब ना जो इसके अगेंस्ट काम करे, मतलब जो प्रेगनेंसी को रोके, ना होने दे प्रेगनेंसी। एंड एक्ट्स एज एन एबॉर्शन ड्रग, देखिए एबॉर्शन कराने वाला जो दवा है ना उसका नाम होता है माइफप्रिस्टोन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, माइफप्रिस्टोन, जिसको हम लोग RU 486 भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा माइफप्रिस्टोन। ये क्या होता है ना, ये एक दवा है, एक मेडिसिन पिल्स है,
जो कि क्या करता है, एबॉर्शन करता है, ठीक है। नॉन सर्जिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन, नॉन सर्जिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन, यहाँ पे कोई सर्जरी का ज़रूरत नहीं है ना, हॉस्पिटल जाने का ज़रूरत नहीं है, नॉन सर्जिकल मेथड ऑफ एबॉर्शन। तो यहाँ पे बस क्या करना है, इस पिल्स को लेना है और खा लेना है, जिससे एबॉर्शन हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे ना, ये सहेली क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, माला एन भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, डिपो प्रोवेरा भी स्पर्मिसीडियल क्रीम से मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, तो ये सब कॉन्ट्रासेप्टिव्स है। लेकिन ये जो माइफप्रिस्टोन है ना, ये एबॉर्शन करने वाला ड्रग है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अबाउट सहेली। देखिए सहेली क्या होता है ना, सहेली एक नॉन स्टेरॉइडल पिल्स होता है, ठीक है। सहेली एक नॉन स्टेरॉइडल पिल्स है। आपको बताना है यहाँ पे कि सहेली के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। डेवलप बाय CDRI लखनऊ, देखिए ये बिल्कुल सही है। जो सहेली है ना, उसको सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ बनाया था। इट कॉन्टेन्स नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ वंस अ वीक पिल, है ना, सप्ताह में एक दिन खाना, ये भी बिल्कुल सही है। इट इंक्रीजेज द फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूट्रस, ये गलत है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सहेली है ना, ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस जहाँ पे बच्चे का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। तो ये जो यूट्रस है ना, यहाँ पे यूट्रस में प्रेजेंट रहता है इस्ट्रोजेन का रिसेप्टर। यूट्रस के एंडोमेट्रियम में प्रेजेंट रहता है इस्ट्रोजेन का रिसेप्टर। अब ये इस्ट्रोजेन का रिसेप्टर क्या करता है ना, यहाँ पे इस्ट्रोजेन हार्मोन आकर बाइंड करेगा। ये जो इस्ट्रोजेन हार्मोन है, ये आकर अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, ठीक है। तो अब ये सहेली क्या करता है ना, ये सहेली जो नॉन स्टेरॉइडल पिल्स है, ये इस रिसेप्टर को मॉडिफाई कर देता है। सहेली मॉडिफाई इस्ट्रोजेन रिसेप्टर, ये इस्ट्रोजेन के रिसेप्टर को मॉडिफाई कर देता है, ठीक है। अब इस्ट्रोजेन का रिसेप्टर अगर मॉडिफाई हो गया तो इस्ट्रोजेन बाइंड नहीं कर पाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नो इस्ट्रोजेन बाइंडिंग, इस्ट्रोजेन बाइंड नहीं कर पाएगा। सहेली क्यों नहीं बाइंड कर पा रहा है, क्योंकि जो सहेली है ना, वो उसको मॉडिफाई कर दिया है, नो इस्ट्रोजेन बाइंडिंग। अब इस्ट्रोजेन अगर बाइंड नहीं कर पाएगा, अगर इस्ट्रोजेन बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, नो प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम नहीं बनेगा, नो प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। अब अगर एंडोमेट्रियम नहीं बनेगा तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, नो इम्प्लांटेशन, नो इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। तो यही मैकेनिज्म है सहेली का काम करने का, ठीक है। ये क्या करता है ना, मॉडिफाई कर देता है एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएज। देखिए कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएज यहाँ पे कौन है, तो ये मल्टी लोड 375 है ना। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएज का एग्जांपल है कॉपर टी और मल्टी लोड 375। उसके अलावा ये जो लूप्स है, ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएज होता है, नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। उसके अलावा ये जो एलएनजी और प्रोजेस्टासर्ट है, ये सब क्या है, हार्मोनल आईयूडीएज है, हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मल्टी लोड 375 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, वैसेक्टॉमी हैज नो इफेक्ट ऑन द सेक्सुअल लाइफ ऑफ मेल बिकॉज। देखिए वैसेक्टॉमी में क्या होता है ना, कि जो वास डिफरेंस होता है, वास डिफरेंस को कट कर दिया जाता है और उसको बांध दिया जाता है, कट एंड टायर्ड, जिसके कारण क्या होता है ना कि स्पर्म अब टेस्टिस से वासा एफ्रेंसिया में आया, एपिडिडामिस में आया, और वास डिफरेंस को वो क्रॉस नहीं कर पाता है, क्योंकि वास डिफरेंस को कट कर दिया गया है, ठीक है। तो स्पर्म अब आगे नहीं जा पाएगा, तो जो सीमेन रिलीज होता है ना, वो विदाउट स्पर्म होता है। तो फिर उससे क्या होगा, प्रेगनेंसी कभी नहीं होगा, है ना, फ्यूजन ही नहीं होगा, क्योंकि स्पर्म ही नहीं है। बाकी नॉर्मल जो सेक्स लाइफ होता है या फिर जो मेल सेक्स हार्मोन है, सब नॉर्मल रहता है। बस वहाँ पे क्या होता है, स्पर्म, सीमेन में स्पर्म नहीं होता है, क्योंकि स्पर्म का रास्ता ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। तो मेल कैन स्टिल इजेक्यूलेट, एंड इजेक्यूलेट करेगा तो जो सीमेन होगा वो विदाउट स्पर्म होगा, ठीक है, क्योंकि स्पर्म का रास्ता बंद है, वो स्पर्म आ ही नहीं पा रहा है। एंड हैज अ नॉर्मल सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन इन ब्लड। तो ये इसका राइट आंसर है, 14 का ए हो जाएगा, है ना। ही कैन स्टिल इजेक्यूलेट एंड हैज अ नॉर्मल सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन इन ब्लड। तो ये इसका राइट आंसर है, बाकी सब गलत है। जैसे वैसेक्टॉमी डज नॉट अफेक्ट द सेक्सुअल डिजायर, बिल्कुल सही है, बट कैन कॉज इम्पोटेंसी, ये नहीं कॉज करता है। इम्पोटेंसी का मतलब होता है ना कि जो पेनिस है वो इरेक्ट नहीं कर पा रहा है ना।
तो वैसेक्टॉमी में ऐसा नहीं है कि पेनिस का इरेक्शन नहीं होगा, इरेक्शन होगा, जो सेक्सुअल लाइफ है बिल्कुल बढ़िया चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड ड्यूरिंग एबॉर्शन। देखिए एबॉर्शन करने के लिए ना सारा मेथड यूज होता है, वैक्यूम एस्पायरेशन भी होता है। वैक्यूम एस्पायरेशन मतलब ना जो यूट्रस है उसके अंदर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा है, जो बेबी डेवलप कर रहा है उसको ना सक कर लेना, पूरा खींच लेना, उसको सक्शन मेथड बोला जाता है, ठीक है। एंड इन्फ्यूजन ऑफ सेलाइन सॉल्यूशन या एंटीसेप्टिक। अब इसमें क्या होता है ना कि हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन को डाल देते हैं वेजाइना के थ्रू यूट्रस में, जिससे क्या होता है ना वो जो बच्चा है वो धीरे धीरे मर जाता है, उसका बॉडी पार्ट्स अलग हो जाता है और वो फिर वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो वैक्यूम एस्पायरेशन नॉर्मली हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करते हैं, इन्फ्यूजन ऑफ सैलाइन सॉल्यूशन इसको हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर में करते हैं। एंड तीसरा है स्क्रैपिंग D&C, है ना, इसको डायलेशन इन क्यूरेटिज कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है ना, एक क्यूरेटिज नामक हम लोग कह सकते हैं सर्जिकल इक्विपमेंट्स है, जिसको यूट्रस के अंदर डालकर पूरे एम्ब्रियो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको पूरा साफ कर दिया जाता है। तो स्क्रैपिंग D&C मेथड, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एबॉर्शन का ये तीनों तरीका होता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमनियोसेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, है ना। एमनियोसेंटेसिस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इट कैन बी यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, नहीं ये नहीं होता है, ठीक है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। एक्चुअल में क्लेफ्ट पैलेट क्या है ना कि ये जो हमारा बकल कैविटी है, बकल कैविटी आप अपने टंग से ऊपर टच करके देखेंगे तो ऊपर में पैलेट है, ये जो ऊपर है ना उसको क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं, बकल कैविटी के ऊपर, है ना, इसको हम लोग रूफ ऑफ बकल कैविटी कह सकते हैं। तो उसमें क्या रहता है ना, वो अच्छे से डेवलप नहीं कर पाता, वहाँ पे छेद हो जाता है, मतलब आपका बकल कैविटी और नेजल कैविटी के बीच का जो बैरियर है वो वहाँ पे छेद है, ठीक है। तो इसका पता हम लोग नहीं लगा सकते हैं एमनियोसेंटेसिस करके। एमनियोसेंटेसिस करके हम लोग क्या पता लगाते हैं, तो एम्ब्रियो में कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, ये पता लगाते हैं। तो देखिए इट इज़ यूजुअली डन व्हेन अ वुमन इज बिटवीन 14 to 16 वीक प्रेग्नेंट, बिल्कुल सही बात है एमनियोसेंटेसिस के लिए। इट इज़ यूज्ड फॉर प्री नैटल सेक्स डिटर्मिनेशन, बिल्कुल सही बात है, जन्म से पहले का चेकअप है। इट कैन बी यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग ना क्लेफ्ट पैलेट का पता नहीं लगा सकते, ये जो ऊपर है ना तलवा, ऊपर इसको बोलते हैं ना तालू बोलते हैं, हाँ, इसमें छेद हो जाता है, ये ऐसे ऐसे जुड़ नहीं पाता, बीच में गैप रह जाता है, तो बकल कैविटी और नेजल कैविटी में गैप हो गया, ठीक है। तो इसका पता हम लोग नहीं लगा सकते हैं एमनियोसेंटेसिस करके। अब देखिए ऑल दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर आर करेक्ट बट वन इज रॉन्ग, विच वन इज रॉन्ग, आपको इनकरेक्ट बताना है। तो इट इज जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, बिल्कुल सही बात है। जाइगोट इज ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब आफ्टर IVF, बिल्कुल सही बात है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके फिर जाइगोट को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं। ईयरली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब, बिल्कुल सही बात है ना। अगर 8 सेल्ड स्टेज में है ना, 8 सेल्ड स्टेज में है तो इसको हम लोग ना फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं, तो ZIFT कहलाता है। लेकिन आफ्टर 8 सेल्ड स्टेज, अगर 8 सेल्ड स्टेज से ज़्यादा हो गया, जो हमारा जाइगोट है क्लीवेज करने के बाद 8 सेल्ड स्टेज से ज़्यादा हो गया, तो इसको हम लोग डायरेक्टली यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं और ये कहलाता है इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, तो ये हम लोग करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, एम्ब्रियोज विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर वर ऑल्सो ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब, ये गलत है। फैलोपियन ट्यूब में उसको हम लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे, यूट्रस में करेंगे और उसको हम लोग इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है, 17 का डी हो जाएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग मैच बिटवीन द टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन फंक्शन। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इनहिबिट ओव्यूलेशन, बिल्कुल सही है। स्टेरिलाइजेशन है ना, स्टेरिलाइजेशन इनहिबिट गैमेट फॉर्मेशन, ये गलत है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्टेरिलाइजेशन मतलब आपका वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी का बात हो रहा है, ठीक है, जो सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है, तो उसमें आपका गैमेट फॉर्मेशन नहीं रुकता है, गैमेट प्रोड्यूस होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा, बस वो गैमेट का जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, तो ये गलत है आपका। बाकी सब सही है ना, IUDs इनहिबिट इम्प्लांटेशन, नेचुरल मेथड, अवॉइड चांस ऑफ ओवरएंड स्पर्मिटिंग, ये सब सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, बार्थोलिन्स ग्लैंड्स आर सिचुएटेड। देखिए बार्थोलिन ग्लैंड एक्चुअल में क्या है, फीमेल एसेसरी ग्लैंड है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, फीमेल एसेसरी ग्लैंड है, ठीक है।
एंड ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है ना, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है ऑन आइदर साइड ऑफ वेजाइना इन ह्यूमंस। जैसे क्या है ना कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया अगर आप देखेंगे तो ऐसे करके बनता है ना, इसको हम लोग मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। यहाँ पे प्यूबिक हेयर रहता है, ठीक है। ये क्या है? मॉन्स प्यूबिस है, मॉन्स प्यूबिस है, यहाँ प्यूबिक हेयर रहता है। एंड उसके बाद देखेंगे आप मॉन्स प्यूबिस के बाद इधर आ जाएगा लेबिया मेजोरा। ये लेबिया मेजोरा, अब लेबिया मेजोरा के अंदर क्या रहेगा? लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, फिर लेबिया माइनोरा, है ना। और यहीं पे ऊपर में रहेगा क्या? यूरेथ्रल ओपनिंग। और नीचे में रहेगा वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग और भी पार्ट्स होते हैं, ऊपर में क्लिटोरिस रहेगा, है ना। तो वेजाइनल ओपनिंग, तो ये हम लोग जनरली फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोल दिए, है ना, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है ये वेजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड रहेगा, ठीक है। और जैसे फीमेल एसेसरी ग्लैंड का हम लोग बात करें तो वहाँ पे दो ग्लैंड होता है। एक तो हम लोग ये पढ़े जो बार्थोलिन ग्लैंड है, बार्थोलिन ग्लैंड दैट इज सिचुएटेड ऑन आइदर साइड ऑफ वेजाइना। इसको हम लोग ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, एंड दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ वेजाइना। दूसरा होता है, इसको हम लोग लेजर वेस्टिबुलर बोलते हैं, लेजर वेस्टिबुलर, या फिर इसको हम लोग पैरा यूरेथ्रल, या फिर इसको हम लोग स्किन्स ग्लैंड बोलते हैं। तो ये फीमेल का एसेसरी ग्लैंड्स है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। एंड इसका जो लोकेशन होता है ना, इट इज प्रेजेंट बिटवीन यूरेथ्रल एंड वेजाइनल ऑरिफिस। यूरेथ्रा और वेजाइना के बीच में ये प्रेजेंट होता है, यूरेथ्रल एंड वेजाइनल ऑरिफिस। और ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? इट इज प्रेजेंट ऑन आइदर साइड्स ऑफ वेजाइना। तो यही दो ग्लैंड है, आपको याद रखना जरूरी है फॉर नीट एग्जामिनेशन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ रिएक्शन ऑफ ग्रैन्यूल्स कंटेंट विच हार्डन द जोना पैलिसोडा। देखिए ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी से क्वेश्चन है ना, प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी। जैसे आपको पता होगा ना कि एक एग को एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, एक से ज़्यादा स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर सकता, तो और सारे स्पर्म को कैसे रोकेगा, कौन रोकेगा? तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी कहते हैं, एंड इसका आंसर कॉर्टिकल रिएक्शंस होता है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉर्टिकल रिएक्शन। उसमें जो ग्रैन्यूल्स होता है ना, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, वो आ जाता है पेरीविटेलाइन स्पेस में और ब्लॉक कर देता है जोना पैलिसोडा को, जिससे और भी एक्स्ट्रा स्पर्म एंटर नहीं कर पाता। अब देखिए वर्ल्ड एड्स डे, तो ये जनरल नॉलेज है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड एड्स डे। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज आर नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। तो इसके लिए ना आप 3H याद रखिए, 3H, ये 3 जो होता है ना वो क्यूरेबल नहीं है। कौन कौन सा? तो पहला है आपका जेनाइटल हर्प्स, दूसरा है HIV एड्स, एंड तीसरा है हेपेटाइटिस बी। ये तीनों जो बीमारी है इसका इलाज नहीं है, ये नॉन क्यूरेबल नहीं है, मतलब नॉन क्यूरेबल है। तो एड्स, जेनाइटल हर्प्स एंड हेपेटाइटिस बी। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग HIV, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया एंड ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस इज एन STDs वेदर अदर्स आर नॉट। देखिए सब STDs है, सारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है ना। गोनोरिया इज अ वायरल, नहीं ये बैक्टीरियल है, तो ये गलत है, स्टेटमेंट है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। HIV इज अ पैथोजेन वेयर अदर्स आर डिजीज। देखिए बिल्कुल सही बात है, यहाँ HIV क्या है? पैथोजेन का नाम है, जबकि डिजीज का नाम क्या है? एड्स है, और बाकी सारा ना डिजीज का नाम है, ना कि पैथोजेन का नाम है। तो C हमारा सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज कैन बी यूज टू क्योर इनफर्टिलिटी इन कपल्स वेयर मेल पार्टनर हैव वेरी लो स्पर्म काउंट। देखिए मेल का स्पर्म काउंट कम है, इसको हम लोग ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, ओलिगोस्पर्मिया। एंड
इस केस में क्या किया जाता है, इस केस में हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं एंड यहाँ पे ऑप्शन में गिवन है IUI, दैट इज इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, IUI हो जाएगा, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस है, ये नहीं होगा, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर ये नहीं होगा, तो इसका आंसर IUI होगा, है ना। अब देखिए RCH, RCH स्टैंड फॉर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, है ना। देखिए इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री दैट इनिशिएटेड द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इस दुनिया में लाने वाला इंडिया था, है ना। इंडिया इसको इनिशिएट किया था 1951 में, और इसी प्रोग्राम का बाद में नाम क्या हो गया, RCH। मतलब आज के डेट में इस प्रोग्राम किस नाम से चल रहा है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो RCH स्टैंड फॉर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर डू नॉट जनरली कंसीव, है ना। देखिए क्या होता है ना, आफ्टर पार्चुरेशन, बच्चे के जन्म के बाद जब माँ उस बच्चे को दूध पिलाने लगती है, लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं, तो उस दौरान क्या होता है ना, फीमेल के बॉडी में जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो बहुत हाई रहता है। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर बहुत हाई है ना, तो क्या होता है कि ये प्रोलैक्टिन सप्रेस कर देता है किसको, गोनेडोट्रोपिन्स को, ये GnRH को सप्रेस कर देता है। अब GnRH सप्रेस है मतलब कि FSH और LH सप्रेस है, ये सब नहीं निकल रहा है, तो ये नहीं निकल रहा है तो नया फॉलिकल्स नहीं बनेगा, नो न्यू फॉलिकल्स। तो फीमेल में जो ओव्यूलेशन है या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं होता है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है ड्यूरिंग लैक्टेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्किप, ये नहीं होता है। तो अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा है और उस दौरान अगर सेक्स इंटरकोर्स किया जाए, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए, क्वाइटस किया जाए, तो फीमेल कंसीव नहीं करेगी। तो ये क्यों नहीं कंसीव कर रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, सप्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स, जो GnRH है ना उसको सप्रेस किया जा रहा है, और दिस सप्रेशन वाज डन बाय प्रोलैक्टिन, है ना, ये करता है वो। होप आपको समझ में आया है ये क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। द टेक्निक कॉल्ड गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। देखिए गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर हम लोग कब करेंगे, जब जो फीमेल है वो गैमेट नहीं बना पाएगी, मीन्स हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम, दोज फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम, तो उसको अपने दूसरे से गैमेट लेना पड़ेगा, दैट इज गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स शुड बी यूजर फ्रेंडली, बिल्कुल सही बात है, उसका यूज करना आसान होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज कर रहे हैं फिर भी फीमेल प्रेग्नेंट हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। एंड इरिवर्सिबल, नहीं ये गलत है, वो रिवर्सिबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है ना कि मान लीजिए कि अगर आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा के लिए इनफर्टाइल हो जाए, मतलब जब आप बच्चा पैदा करना चाहे तब आप कर सको, मतलब जो कॉन्ट्रासेप्टिव वो रिवर्सिबल होना चाहिए, ठीक है, विथ नो और लिस्ट साइड इफेक्ट। ये सही है, लेकिन यहाँ पे ये गलत है, तो इस स्टेटमेंट को हम लोग रॉन्ग मानेंगे, ठीक है। निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर फीमेल, नहीं ये गलत है, मेल के लिए होता है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए पीरियोडिक एब्स्टिनेंस अभी हम लोग देखे थे 10 to 17 दिन फर्टाइल पीरियड है, तो उस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, बिल्कुल सही बात है। वेयर द कपल्स अवॉइड फ्रॉम क्वाइटस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन द ओव्यूलेशन इज मोस्ट लाइकली टू अकर, है ना। उस समय 10th to 17th डे के बीच में बहुत ज्यादा चांसेस है कि ओव्यूलेशन होगा, एग निकलेगा, तो फ्यूजन फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तो द ओव्यूलेशन इज मोस्ट लाइकली टू अकर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का बात हो रहा है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, टेस्ट ट्यूब में आप क्या कर रहे हैं, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन करवा रहे हैं, है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इज इन विट्रो, सही बात है, बट अब देखिए जब टेस्ट ट्यूब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया ना, तो आपको जाइगोट जो मिला, इस जाइगोट को आपको क्या करना है, फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू फीमेल बॉडी। तो अब क्या होगा, वो अपने इन विवो कंडीशन में आ गया ना, मतलब नेचुरल कंडीशन में आ गया, तो यही होगा इसका आंसर, फर्टिलाइजेशन इज इन विट्रो बट एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज इन विवो। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एबॉर्शन पिल। तो आपको बताए थे अभी जो एबॉर्शन पिल होता है वो माइफप्रिस्टोन, जिसको RU486 भी बोलते हैं,
तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, माइफप्रिस्टोन हो जाएगा। उसके अलावा ये जो DMPA है ना, DMPA स्टैंड्स फॉर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपॉट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। एंड ये एक तरीके का कॉन्ट्रासेप्टिव है, ना कि ये आपका एबॉर्शन पिल है। ये क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव है। एक्चुअल में ये एक इंजेक्शन होता है प्रोजेस्टेरॉन का, मेनली मान लीजिए जो प्रेगनेंसी को अवॉइड करे, रोके, है ना। तो एक कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह ये काम करता है, ना कि ये एबॉर्शन पिल है। उसी तरीके से ये जो नेट एन है, ये क्या होता है, क्या है इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है नॉरएथिस्टेरॉन इनएंथेट। एंड ये भी क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव है, एबॉर्शन पिल नहीं है, इट इज अ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव है आपका, क्या एबॉर्शन पिल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। एंड नोनोक्सिनोल 9, ये नोनोक्सिनोल 9 क्या है, ये एक तरीके का स्पर्मिसीडियल क्रीमा होता है, स्पर्मिसीडियल केमिकल, एंड ये भी यूज्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ये भी आंसर नहीं होगा, है ना। आंसर क्या होगा, माइफप्रिस्टोन RU486, ये राइट आंसर है। बाकी ये तीनों क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव है, मतलब जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है, लेकिन ये क्या करता है, ये एबॉर्शन करवाता है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंट्रीब्यूट्स टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन इंक्रीज के लिए कौन करेगा, नेटेलिटी एंड इमिग्रेशन, मतलब बर्थ रेट, और अगर कोई दूसरे पॉपुलेशन से उठ के आपके पॉपुलेशन में आ जाए, है ना। तो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, जो पॉपुलेशन साइज होता है ना, पॉपुलेशन साइज को अफेक्ट 4 फैक्टर करता है। एक तो आपका नेटेलिटी हो गया, मतलब बर्थ रेट, अगर ये होगा तो पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होगा, और बर्थ रेट, डेथ रेट मतलब मॉर्टिलिटी, ये होगा तो क्या होगा, पॉपुलेशन साइज घटेगा। और दूसरा है इमिग्रेशन, मतलब कोई दूसरे पॉपुलेशन से उठ के आपके पॉपुलेशन में आ गया तो पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा। और तीसरा है एमिग्रेशन, मतलब आपके पॉपुलेशन से उठ के कोई दूसरे जगह चला गया तो आपका पॉपुलेशन साइज क्या हुआ, घटा। तो ये 4 फैक्टर्स होता है जो पॉपुलेशन साइज को अफेक्ट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेटेलिटी एंड इमिग्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, है ना। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ये जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ये जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, इसका मेन रीजन क्या है, तो इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज, बिल्कुल सही बात है, हम लोग किसी को मरने नहीं देते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। रैपिड इंक्रीज इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, अगर मान लीजिए कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अगर होगा तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन थोड़ी ना होगा, पॉपुलेशन तो घटेगा, तो ये नहीं होगा। रैपिड इंक्रीज इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये भी नहीं होगा। रैपिड डिक्रीज इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, हाँ ये होगा। रैपिड डिक्रीज इन मैटरनल, अगर देखिए मैटरनल मतलब जो मरने का रेट है वो कम हो गया तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा ना, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो वो होगा। डिक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल रीचिंग रिप्रोडक्टिव एज, अब देखिए रिप्रोडक्टिव एज का आदमी कम रहेगा तो पॉपुलेशन क्या होगा, घटेगा ना कि बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन अ सोसाइटी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, सही बात है। इंक्रीज्ड मेडिकल असिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है। अवेयरनेस अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, सही बात है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू मेल एंड फीमेल चाइल्ड, सही बात है। इनकरेजिंग मिथ एंड मिसकॉन्सेप्ट, नहीं इसको इनकरेज नहीं करना, इसको डिस्करेज करना है, रोकना है इसको, तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4, ये हो जाएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमैच्योर मेल जर्म सेल अंडरगोज डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म बाय द प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, बिल्कुल सही बात है। ये स्पर्मेटोगोनिया का बात हो रहा है और स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनना है स्पर्मेटोजेनेसिस। चूज द करेक्ट वन विथ रेफरेंस टू अबव। स्पर्मेटोगोनिया हैज 46 क्रोमोसोम, बिल्कुल सही बात है। एंड ऑलवेज अंडरगोज मियोटिक, नहीं वो माइटोसिस करता है। स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, माइटोसिस करता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय माइटोटिक सेल डिवीजन, नहीं ये गलत है। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो मियोसिस 1 करता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैव 23 क्रोमोसोम, बिल्कुल सही बात है। एंड अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन, ये सही है हमारा। स्पर्मेटोजेनेसिस का क्वेश्चन है, ये सही है।
स्पर्मेटोजोआ आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटिड, नहीं, स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ, और इसको हम लोग स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये हमारा गलत था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। देखिए स्पर्मियोजेनेसिस को कौन कंट्रोल करता है, ये करता है एफएसएच, फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखिए एक्चुअल में क्या होता है ना, सबसे पहले क्या है, हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस रिलीज किया जीएनआरएच। अब जीएनआरएच मतलब क्या हुआ, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट किया। अब एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगा क्या, एफएसएच और एलएच, ठीक है। अब ये जो एफएसएच है ना, एफएसएच एक्ट करेगा सर्टोली सेल पे, एफएसएच एक्ट करेगा सर्टोली सेल पे, और ये जो एलएच है ये एक्ट करेगा लेडिग सेल पे। अब लेडिग सेल क्या करता है, मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है एंड्रोजन, और एंड्रोजन मतलब कि टेस्टोस्टेरोन, ये क्या करवाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा, स्पर्म फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करेगा। एंड ये सर्टोली सेल क्या करता है ना, ये तीन चीज रिलीज करता है। पहले ये रिलीज करेगा क्या, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, मतलब क्या है ना कि ऐसा प्रोटीन जिसपे एंड्रोजन आकर बाइंड करे, और एंड्रोजन आकर बाइंड करेगा तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एंड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रमोट होगा। तो एबीपी यानी कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करेगा, इट प्रमोट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा चीज जो सर्टोली सेल रिलीज करता है वो होता है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर क्या करवाता है, स्पर्मियोजेनेसिस करवाता है, ठीक है। तो ओवरऑल देखें तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करवाया ना स्पर्मियोजेनेसिस, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फॉलिकल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज एफएसएच, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज, बिल्कुल एफएसएच होगा, अभी हम लोग देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मैमेलियन टेस्टिस। देखिए मैमेलियन टेस्टिस के लिए कौन करेक्ट है, तो ग्राफिन फॉलिकल तो फीमेल में होता है, ग्राफिन फॉलिकल फीमेल में होता है, ग्राफिन फॉलिकल देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन। मॉर्यूला इज अ डेवलपमेंटल स्टेज। देखिए मॉर्यूला क्या होता है, जैसे मान लीजिए स्पर्म है, ओवम है, फर्टिलाइजेशन हुआ, बना जाइगोट। अब ये जाइगोट सिंगल सेल होता है, ये फर्स्ट क्लीवेज करेगा, एक सेल से 2 सेल हो जाएगा, सेकेंड क्लीवेज करेगा 2 सेल से 4 सेल हो जाएगा, थर्ड क्लीवेज करेगा 4 सेल से 8 सेल हो जाएगा। तो ये हमारा कहलाया एर्ली मैर्यूला, 8 सेल स्टेज इज एर्ली मॉर्यूला। अब इसके बाद क्या करेगा, ये 8 सेल से 16 सेल हो जाएगा, अब ये कहलाएगा लेट मॉर्यूला, लेट मॉर्यूला मतलब 8 सेल टू 16 सेल, इसको हम लोग मॉर्यूला कहते हैं। मॉर्यूला के बाद आता है ब्लास्टुला, ब्लास्टुला या फिर इसी को हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। एंड यहां पे क्या होता है, एक आउटर लेयर होता है जिसको हम लोग ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और इनर या अंदर में सेलुलर एग्रीगेशन होता है जिसको हम लोग इनर सेल मास कहते हैं। यहां पे ये रेड वाला है इनर सेल मास, और ये है ट्रोफोब्लास्ट, और ये स्ट्रक्चर ब्लास्टुला है। इसी स्टेज में इम्प्लांटेशन होता है, देन इसके बाद फिर गैस्ट्रुलेशन होता है, गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है। तो क्या हुआ, मॉर्यूला इज डेवलपमेंटल स्टेज बिटवीन जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट, है ना। जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट का बीच में क्या आया, मॉर्यूला आया। तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। यूरेथ्रल मिएटस रेफर्स टू, है ना, यूरेथ्रल मिएटस क्या है, यूरेथ्रा का जो ओपनिंग है जहां से यूरिन और सीमेन निकलता है मेल का, तो एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरिनोजेनाइटल डक्ट, है ना। यूरिनो मतलब यूरिन, जेनाइटल मतलब सीमेन, तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope. Embryo's heart is formed. देखिए सबसे पहले हार्ट का फॉर्मेशन होता है आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हार्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, एनसीईआरटी का लाइन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो देखिए इट कनेक्ट्स द प्लेजेंटा टू एम्ब्रियो, बिल्कुल सही बात है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, बिल्कुल सही बात है। इट प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन लाइक एचपीएल, नहीं ये गलत है, ये प्लेजेंटा करता है, ये जितना हार्मोन है ना सब प्लेजेंटा रिलीज करता है, बाकी सारा सही है, ये सी ऑप्शन गलत है। तो आपको नॉट करेक्ट बताना था ना, तो सी हो जाएगा।
Sometime the labor pain are less and uterine contraction have to be induced. What do you think the doctor inject? है ना, कभी कभी क्या होता है ना कि 9 महीना कंप्लीट हो गया, अब फीमेल को दर्द ही नहीं हो रहा है, तो पार्चुरेशन कहाँ से होगा, डिलीवरी कहाँ से होगा, तो उस समय डॉक्टर ना पिटोसिन का इंजेक्शन देता है ताकि लेबर पेन इनिशिएट हो। एंड ये पिटोसिन क्या है, एक तरीके का आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन है जिसको बर्थ हार्मोन कहते हैं। एंड ये लेबर पेन को इंड्यूस करेगा जिससे कि लेबर पेन स्टार्ट होगा और बच्चे का जन्म होगा। अब देखिए ब्लड फ्लोइंग इन अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ मेमोलियन। देखिए अम्बिलिकल कॉर्ड में जो ब्लड फ्लो होता है ना वो 100% फिटल ब्लड होता है, मदर का उसमें ब्लड नहीं होता है, 100% फिटल ब्लड होता है। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड बाय डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। बिल्कुल सही है ना, ये सही है। एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम रीस्टार्ट द साइकिल बाय ब्रेकिंग द एमपीएफ एंड टर्निंग ऑन द एपीसी, ये भी सही है। देखिए क्या होता है ना, सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज 2 में, जब जैसे ही स्पर्म के कांटेक्ट में आया वैसे ही मेटाफेज 2 कंप्लीट होता है, सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 कंप्लीट करता है, ओवम बन जाता है। तो ये इसलिए करता है ना क्योंकि जो एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम रीस्टार्ट द साइकिल बाय ब्रेकिंग डाउन, वो जो अरेस्ट है ना उसको साइकिल को रीस्टार्ट करता है और ये जो मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर है उसको तोड़ता है और एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को ऑन कर देता है। तो ये होता है। इफ इम्प्लांटेशन अकर एनीवेयर एल्स अदर देन यूट्रस इट इज कॉल्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी। नहीं, इसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। यूट्रस के अलावा अगर और कहीं इम्प्लांटेशन हो जाए तो इसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, ना कि ट्यूबल प्रेगनेंसी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46, हाउ होम यूज किट फॉर डिटरमाइनिंग वुमेन फर्टाइल पीरियड। देखिए वुमेन का फर्टाइल पीरियड मतलब क्या, 10 to 17 डे है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10 से 17 दिन। और इस समय LH सर्ग होता है ना, LH बहुत हाई रहता है, तो फिर क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। तो फर्टाइल पीरियड कब मानेंगे, जब LH हाई होगा। तो इसको हम लोग यूरिन में देख सकते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, दिस हार्मोन इज LH। अब देखिए ड्रग सच एज थैलिडोमाइड टेकन बाय वुमेन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेज ऑल द फॉलोइंग मालफॉर्मेशन। मालफॉर्मेशन मतलब क्या, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, है ना, स्ट्रक्चर अच्छे से फॉर्म नहीं होगा, स्ट्रक्चर में कुछ गलती हो जाएगा। इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एक्सेप्ट। देखिए अगर मदर अपने प्रेगनेंसी के दौरान पहला 3 महीना में अगर ये सब ड्रग्स वगैरह ले लेना, कुछ थैलिडोमाइड वगैरह, तो इससे बच्चा में मालफॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। इसलिए माँ को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिना डॉक्टरी सलाह का कोई दवा नहीं लेना चाहिए। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, फोकोमेलिया हो सकता है। फोकोमेलिया मतलब क्या, शॉर्ट लिम्ब, है ना, लिम्ब पूरा डेवलप ही नहीं करेगा। एमिलिया मतलब लिम्ब एब्सेंट, लिम्ब ही नहीं रहेगा। सोचिए बच्चे में इतना बड़ा दिक्कत आ जाएगा। हार्ट डिसऑर्डर भी हो सकता है, हार्ट में कोई डिफेक्ट हो सकता है। तो ये तीनों हो सकता है। क्या नहीं होगा, प्लेजेंटिटाइटिस नहीं होगा। प्लेजेंटिटाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ प्लेजेंटा, तो ये नहीं होगा, है ना। बाकी वो तीनों हो सकता है। इसलिए थैलिडोमाइड ये ड्रग्स को अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। टेरेटोजेंस का जैसा काम करता है, बच्चे को नुकसान पहुंचाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, GnRH अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन एक्ट्स ऑन। तो GnRH कहाँ, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ LH एंड FSH। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, ये फ्लो चार्ट ए क्या है, हाइपोथैलेमस से निकला GnRH, पिट्यूटरी सिक्रीट किया LH एंड FSH, LH एक्ट किया लेडिक सेल पे, निकाला मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजेंस। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा GnRH, B LH, C FSH एंड C एंड्रोजेंस। तो हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस का क्वेश्चन है ना, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, गिवन बिलो इज अ डायग्रामेटिक स्केच ऑफ अ पोर्शन ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट कंट्रीब्यूट टू द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ स्पर्म। देखिए मैक्सिमम पोर्शन ऑफ स्पर्म कौन कंट्रीब्यूट करता है, तो ये दिख रहा है सेमिनल वेसिकल्स। ये बी क्या है, सेमाइनल वेसिकल्स। ये लगभग सीमेन में कितना % कंट्रीब्यूशन करता है, 60 to 70%। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बी, है ना, थर्ड ऑप्शन। ये सी क्या है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। इसका कितना कंट्रीब्यूशन रहता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, तो ये आपका कंट्रीब्यूट करता है 20 to 25%, 20 to 25%। एंड ये जो डी है ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, जिसको कॉपर्स ग्लैंड कहा जाता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। एंड इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 5 to 10%। ठीक है, उसके अलावा ये ए क्या है, वास डिफरेंस है। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन था। होप आपका बहुत सारा
MCQs नया मिला होगा, बहुत सारा रिवीजन हुआ बढ़िया से, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही अपकमिंग वीडियो के लिए नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू।